तो ये नेक्स्ट चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये हमें बताता है कुछ रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट से जुड़े कंसेप्ट्स को, क्योंकि ये चैप्टर डील करेगा उस इंफॉर्मेशन के बारे में जो कि ट्रांसमिट होती है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो जाइगोट के फॉर्मेशन से पहले क्रोमोसोमल मिक्सिंग हो रही थी, एम्फीमिक्सिस हो रहा था, यानी कि मेल और फीमेल के जीन्स जो है वो एक एग्रीगेट बनाकर कंबाइनली एक यंग वन को प्रोड्यूस कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन उन्हीं कंसेप्ट्स को डिकोड करता है और बताता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से ट्रांसमिट होती है, और जो यंग वन है, एक ही पेरेंट के यंग वंस जो है, जो डिफरेंट चाइल्ड है, वो बिल्कुल सिमिलर क्यों नहीं होते। हाँ, आइडेंटिकल ट्विंस की बात नहीं कर रही, बाकियों की से बात कर रही हूँ, जो सिबलिंग्स होंगे आपस में वो भी सिमिलर नहीं होते। तो वो कंसेप्ट जो है वो ये चैप्टर एक्सप्लेन करेगा। तो हमें यहाँ पे दो कंसेप्ट डील करने हैं, दैट इज इनहेरिटेंस, दूसरा वेरिएशन। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो ये वो दोनों कंसेप्ट्स है जो कि जीन के ट्रांसमिशन और पेरेंट्स और यंगवन और आपस में सिबलिंग्स के डिफरेंसेस के बारे में हमें एक्सप्लेन करता है। तो वो ब्रांच जो इन सारे कंसेप्ट्स को डील करेगा, उस ब्रांच को जेनेटिक्स कहा जाता है। तो हमें इस चैप्टर में जेनेटिक्स स्टडी करना। तो genetics is a branch of science which deals with the heredity and variation. It's a branch of science which deals with the concept of heredity and variation. ठीक है, तो बच्चे हेरिडिटी और वेरिएशन से डील कर रहा है। और ये टर्म जो जेनेटिक्स, इस ब्रांच ऑफ साइंस को टर्म जेनेटिक्स जो है वो विलियम बेटसन ने दी थी। द टर्म इज गिवन बाय विलियम बेटसन 1906 में इस टर्म को दिया गया था। तो जेनेटिक्स वो टर्म है जो एक्सप्लेन कर रहा है कि हम जीन्स की स्टडी करेंगे, यहाँ पे जीन्स के ट्रांसमिशन की। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे हेरिडिटी और वेरिएशन की बात की। तो व्हाट इज हेरिडिटी? तो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज द concept of transmission of characters from parents to its offspring। क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग बर्थ लेता है उसमें मदर और फादर के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और उस ट्रांसमिशन के कंसेप्ट को हेरिडिटी कहा जाता है। तो इट्स अ कंसेप्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ characters from parent to offspring। ऑफस्प्रिंग्स में इंफॉर्मेशन और कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होना उसे हेरिडिटी कहा जाता है। लेकिन वो फिनोमिना, वो प्रोसेस जिसके थ्रू हेरिडिटी में के केस में कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, उस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहा जाता है। सो हेरिडिटी वो कंसेप्ट है जिसमें पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स जाएंगे, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। तो दोनों टर्म आपस में जुड़ी हुई है, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस वो फिनोमेना, वो प्रोसेस है, और हेरिडिटी वो पूरा कंसेप्ट है जो इस ट्रांसमिशन से डील करता है। ठीक है, तो हेरिडिटी के बाद दूसरी टर्म आई हमारे पास वेरिएशन। वेरिएशन टर्म डिनोट करता है वैरायटी को। वेरिएशन हमें बता रहा है कि जो भी पेरेंट इंफॉर्मेशन या कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट कर रहा है, वो कैरेक्टर्स देने के बावजूद भी जो यंग वन प्रोड्यूस हो रहा है वो पेरेंट से सिमिलर नहीं होगा, पेरेंट से आइडेंटिकल नहीं होगा। ठीक है, तो वेरिएशन के केस में यंग वन जो है इट इज नॉट
identical to parents its parents and अदर यंग वंस, जो बाकी यंग वंस होंगे सेम पेरेंट्स से, उनसे भी सिमिलर नहीं होगा। तो ये वेरिएशन जो है वो ऑब्वियस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। तो वेरिएशन के केस में जो पेरेंट्स है वो जब कैरेक्टर्स को फॉरवर्ड कर रहे हैं वो अपने अरेंजमेंट्स चेंज करते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस आ जाता है, वो वेरिएशन आ जाता है। तो वो डिग्री ऑफ डिफरेंस जो पेरेंट्स और यंग वन के बीच में, जो आपस में यंग वन के बीच में देखा गया, उसे वेरिएशन कहेंगे। तो वो डिग्री ऑफ डिफरेंस इज कॉल्ड एज वेरिएशन। कॉल्ड एज वेरिएशन। तो अब जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो हमें वेरिएशन के बारे में जानने को मिलेगा कि वेरिएशन जो है वो किस तरीके से आ रही है, क्योंकि इनहेरिटेंस हो रहा है तो जाके वेरिएशन हो रहा है। वेरिएशन और इनहेरिटेंस यानी कि हेरिडिटी जो है वो एक ही पार्ट है, ठीक है। तो हमें ब्रांच ऑफ साइंस जो कि हेरिडिटी और वेरिएशन से डील कर रही है, दैट इज जेनेटिक्स, वो हमें ये सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन करेगा। और इसमें हम अलग अलग चीजों के बारे में बात करेंगे इस ब्रांच ऑफ साइंस में। दैट इज हम स्टडी करेंगे ट्रांसमिशन जेनेटिक्स के बारे में, यानी कि हम बात करेंगे कि जीन्स का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स क्या है और जीन्स, क्योंकि हम इनिशियली बेसिक क्लासेस से ही बात करते आए हैं कि जीन्स जो है वो हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। तो वो जीन्स है क्या और फर्दर वो जीन्स ट्रांसमिट कैसे होंगे और उन जीन्स का स्ट्रक्चर कैसा है, उनका अरेंजमेंट कैसा है। तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और जीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स, स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन्स, ठीक है। और उसके बाद इन जीन्स का फर्दर रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है और वो किस तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका एक्सप्रेशन कैसा रहेगा, वो भी हमें डील करना है। द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, ठीक है। तो हमें ट्रांसमिशन, स्ट्रक्चर, लोकेशन और एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें डील करनी है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। और बच्चे ये जो जेनेटिक्स का कंसेप्ट है ये बहुत ज्यादा नया नहीं है, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है। लोग भी इनिशियली जानते थे, इनिशियली लोग जो है वो काफी इन्वॉल्व रहते थे फार्मिंग में। फार्मिंग में वो बहुत सारे केसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान देखते थे कि जो प्लांट, जो कल्चर हो रहा है, या फिर एनिमल हस्बेंड्री के दौरान जब एनिमल जो है, जो नया एनिमल बन रहा है, वो आइडेंटिकली अपने पेरेंट की तरह नहीं होगा, वो डिफरेंट होता है। ना ही वो अपने मदर, ना ही वो अपने फादर की तरह होगा। तो इनिशियली ही वो एक कंसेप्ट जानते थे। तो इस कंसेप्ट को जानने की वजह से वो लोग पहले भी आर्टिफिशियल सिलेक्शन और सेलेक्टिव क्रॉसिंग कर पाते थे और उन्होंने नई वेराइटीज बनाई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पंजाब की, जो पंजाब बेस्ड काऊ है साहिवाल, तो साहिवाल जो है वो वाइल्ड काउ से जनरेट हुई है और साहिवाल बहुत ज्यादा एफिशिएंट है मिल्क प्रोडक्शन में भी, और उसका जो स्ट्रेंथ है वो भी काफी अच्छा है। तो मतलब उन्होंने आर्टिफिशियली सेलेक्ट किया है कुछ फीचर्स को, क्रॉसिंग करवाई है सेलेक्टिवली। तो मतलब लोग जो है बहुत इनिशियल लेवल से इस कंसेप्ट के बारे में जानते थे, लेकिन उन्हें एक्चुअल नॉलेज नहीं था कि इन कैरेक्टर्स को कौन डील करता है, इन कैरेक्टर्स को कौन ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो वो कंसेप्ट यहीं पे मेंशन कर देती हूँ। तो नियरली 8000 to 1000 BC के आसपास भी लोग जानते थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके दौरान वेरिएशन जो है वो कॉज होती है, ठीक है। तो वेरिएशंस आर हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
और इस कंसेप्ट के दौरान वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन और सेलेक्टिव क्रॉसिंग कर पाते थे। आर्टिफिशियल सिलेक्शन जिसमें ह्यूमन जो है वो सेलेक्ट करता है कुछ एफिशिएंट फीचर्स को ताकि वो फर्दर एक्सप्रेस कर पाए डोमिनेंटली। ठीक है, तो ये है हमारे पास कुछ बेसिक कंसेप्ट जो कि जेनेटिक्स से जुड़ा था। अब हम आगे बात करेंगे उन थ्योरीज के बारे में जो जेनेटिक्स के दौरान दी गई, जेनेटिक स्टडी के दौरान दी गई, जो एक्सप्लेन करता है कि जो यंगन है वो कैसे प्रोड्यूस हुआ, उसका कैरेक्टर्स जो है या मदर और फादर के कैरेक्टर्स जो है वो किस तरीके से पहुंचे। तो बच्चे जेनेटिक्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले जेनेटिक्स के वर्क को समझना पड़ेगा, वो प्रोसेस, वो वर्क जो मेंडल ने किया, ग्रीगर जॉन मेंडल जो फादर ऑफ जेनेटिक्स माने जाते हैं, उन्होंने जब काम किया है जेनेटिक्स पे तो वो एक बेस है जिसे आज तक फॉलो किया जाता है और जो हमें बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स देता है। ठीक है, तो जेनेटिक्स के बारे में पता चलने से पहले यानी कि ग्रीगर जॉन मेंडल के वर्क से पहले ही बहुत सारे काम जो है वो किया गया था, बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स, बट वो थ्योरी सारी डिस्कार्ड कर दी गई थी। और वो थ्योरीज क्या थी, एक बेसिक कंसेप्ट ले लेते हैं फिर फर्दर बात करेंगे। तो वो थ्योरी जो है उसे प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है। तो मेंडल के वर्क से पहले वाली थ्योरीज, प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स, तो सबसे पहली थ्योरी है मॉइस्ट वेपर थ्योरी। मॉइस्ट वेपर थ्योरी, तो मुझे थ्योरी जो है वो पाइथागोरस ने दी थी। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन के दौरान, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन के दौरान जो है कुछ मॉइस्ट वेपर्स रिलीज होते हैं मेल ट्रैक से, मेल जेनिटेरिया से कुछ मॉइस्ट वेपर्स रिलीज होंगे जो उसकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से आए होते हैं और वो मॉइस्ट वेपर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग सब मॉइस्ट वेपर्स रिलीज ड्यूरिंग कॉइटस और किसने कंट्रीब्यूट किए, बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मेल बॉडी। बट ये थ्योरी जो है वो डिस्कार्डेड रही क्योंकि कोई ऑथेंटिकेशन, कोई जस्टिफिकेशन प्रॉपर उन्होंने नहीं दिया था। ठीक है, तो फिर उसके बाद एक थ्योरी का कंट्रीब्यूशन एरिस्टोटल ने भी दिया, दैट इज फ्लूइड थ्योरी। फ्लूइड थ्योरी, फ्लूइड थ्योरी इज गिवन बाय एरिस्टोटल, जिनका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है बायोलॉजी में, ठीक है, टैक्सोनॉमी में। तो बच्चे एरिस्टोटल ने ये कहा कि मेल और फीमेल के केस में एक फ्लूइड पार्ट होता है जो उनके ब्लड से एक्सट्रैक्ट होता है। तो जो फीमेल के केस में जो फ्लूइड है वो है मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो प्योर नहीं है, जो इम्प्योर है। पर मेल के केस में सीमन जो कि ब्लड से एक्सट्रैक्ट हुआ है और वो ब्लड से एक्सट्रैक्टेड सीमन जो है वो प्योर है, प्योर फ्लूइड है। तो he said fluid from blood is extracted, जो फीमेल के केस में मेंस्ट्रुअल फ्लो है जो इम्प्योर है, फीमेल के केस में इट्स मेंस्ट्रुअल फ्लो which is highly impure, और मेल के केस में इट्स सीमन जो कि प्योर है।
तो उसके अकॉर्डिंग जो फीमेल पार्ट है वो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती है, जो उसके डेथ के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन मेल के केस में सीमन जो है वो उसे लाइफ प्रोवाइड करता है, उसे एनर्जी और उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो फीमेल के केस में फीमेल ने प्रोवाइड किया पार्ट्स और स्ट्रक्चर, मेल के केस में उसने प्रोवाइड किया लाइफ और स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया, बट ये थ्योरी भी डिस्कार्डेड थी। ठीक है, क्योंकि जो फ्लूइड पार्ट है, जो सीमन है, वो ब्लड से एक्सट्रैक्टेड था ही नहीं, ना ही मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, ब्लड उसका पार्ट जरूर होता है, लेकिन कंप्लीट कंटेंट जो है वो ब्लड का पार्ट नहीं होता। इट्स यूट्रल एंडोमेट्रियम आल्सो, यूट्रस लाइनिंग आल्सो, जिसकी वजह से ये थ्योरी जो है वो अगेन डिस्कार्डेड रही। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी थी पर्टिकुलेट थ्योरी, जो स्वैमरडैम ने दी, सॉरी प्रीफॉर्मेशन थ्योरी। तो प्रीफॉर्मेशन थ्योरी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें प्रीवियस फॉर्मेशन की बात की गई है, कि ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रीवियसली ही फॉर्म्ड हो गया होता है। तो ये दी थी स्वैमरडैम ने। तो स्वैमरडैम के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म है वो मिनिएचर फॉर्म में स्पर्म या फिर फीमेल गैमीट उस साइड में उसके एग में पहले ही फॉर्म हो चुका होता है। तो मिनिएचर ऑर्गेनिज्म has already been formed inside the gametes. gametes में पहले ही फॉर्म हो चुका होता है। बट उसे लाइफ और स्ट्रेंथ तब मिलती है जब ये दोनों गैमीट्स फ्यूज करते हैं, यानी कि जब ये दोनों गैमीट्स मिलते हैं। ठीक है, तो लाइफ एक्टिवेट्स, द स्ट्रक्चर एक्टिवेट्स आफ्टर कॉपुलेशन। तो कॉपुलेशन के बाद ही वो स्ट्रक्चर लिविंग होता है, उसमें डिवाइडिंग एबिलिटी आती है। तो मतलब ये थ्योरी के अकॉर्डिंग एक मिनिएचर सा ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी स्पर्म सेल में है या फिर oocyte में है, जो कि अगेन डिस्कार्डेड थी। ठीक है, जिसे एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, क्योंकि इसमें कोई लॉजिकल एस्पेक्ट नहीं दिखा। इस थ्योरी के बाद एक और थ्योरी जिसे पर्टिकुलेट थ्योरी कहा गया, जिसे मॉपर्चियस ने दिया था, पर्टिकुलेट थ्योरी। मॉपर्चियस ने एक्सप्लेन किया कि जो ऑर्गेनिज्म है वो तब फॉर्म होता है जब बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स कुछ पार्टिकल्स को सेंड करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ, और उसके कॉम्बिनेशन से फर्दर ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो पार्टिकल्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स are sent to reproductive organs, जो फर्दर कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन में। तो मतलब डिफरेंट पार्ट से हमारे पास पार्टिकल्स आए जो इंफॉर्मेशन कैरी करके लेके आते हैं कि ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑर्गेनिज्म के फीचर्स कैसे होंगे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर थ्योरी जो है वो अगेन डिस्कार्डेड रही, इसे डिस्कार्ड कर दिया गया था। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि पार्टिकल्स जो है, जो ऑर्गन्स हैं, वो सोमैटिक स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि रिप्रोडक्शन में कोई रोल प्ले नहीं करते। ठीक है, हाँ जेनेटिक अरेंजमेंट सेम होता है, बट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से डिस्कार्ड कर दिया गया था। तो बच्चे नेक्स्ट थ्योरी थी थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। तो फिफ्थ थ्योरी, थ्योरी ऑफ
पैंजेनेसिस। थ्योरी ऑफ पैंजेनेसिस जो है वो खुद डार्विन ने दिया था, क्योंकि डार्विन ने कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था नेचुरल सिलेक्शन का। उसने कहा था कि जब ऑर्गेनिज्म जो है, जो आप एवोल्यूशन में बहुत डिटेल में स्टडी करोगे, उसने कहा था एवोल्यूशन के दौरान ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ठीक है, वो चेंजेस आ रही है, वो चेंजेस जो है वो धीरे धीरे अकोमोडेट होने के बाद ऑर्गेनिज्म एक नई स्पीशी बन जाता है। तो वो चेंजेस क्यों आ रही थी, कैसे आ रही थी, उसको तो डार्विन को एक्सप्लेन करना था, लेकिन डार्विन जो है वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो फेवर में उसने एक थ्योरी दी थी कि ऑर्गेनिज्म जो है उसके बॉडी पार्ट्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं कुछ फैक्टर्स को, जिन्हें पैंजीन्स कहा जाता है, और वो पैंजीन्स जो है वो रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन में। वो ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। अगेन वेरिएशन का कंसेप्ट तो वो एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया था कि वो चेंजेस कहाँ से आई। चेंजेस आई है, एवोल्यूशन हुआ है, स्पीशी बनी है नहीं, लेकिन वो जीन, वो वेरिएशन जो है वो कहाँ से आ रही है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो अकॉर्डिंग टू द डार्विन दैट different parts of the body contributes factor called as pangenes. और ये पैंजीन्स जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन में। अगेन ये थ्योरी भी डिस्कार्डेड रही, क्योंकि डार्विन के टाइम पे मेंडल का वर्क नहीं आया था, आपस में दोनों का वर्क जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक ने एवोल्यूशन के बारे में बात की, वेरिएशन के बारे में बात की, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वेरिएशन कैसे आती है, और वो काम जो है वो मेंडल ने एक्सप्लेन किया था, लेकिन तब तक उसे बिल्कुल नहीं पता था, जिसके बेसिस पे इसने ये थ्योरी दे डाली जो कि डिस्कार्ड हो गई थी, ठीक है। तो इन थ्योरीज के चलते चलते एक थ्योरी और आई थी, दैट इज थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, जो हम लेटर ऑन डील करेंगे एवोल्यूशन में। अगस्त वाइसमैन ने दी थी वो थ्योरी। तो वो थ्योरी जो है और कुछ और थ्योरीज जो है वो एवोल्यूशन के साथ भी डील करेंगे। तो तब तक इसके बाद हम पढ़ते हैं मेंडल के वर्क को। ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, उन्होंने किस तरीके से काम किया और किस तरीके से एक्सप्लेन किया कि जीन्स जो है वो कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं और नए कॉम्बिनेशन और वेरिएशन कैसे बना पाते हैं, ठीक है। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स, तो मेंडेलियन जेनेटिक्स मेंडल के कंसेप्ट, मेंडल के वर्क को एक्सप्लेन करेगा। और ये मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है इट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने काम किया है जीन्स के ऊपर और उसके ट्रांसमिशन के ऊपर, और वही कंसेप्ट्स आज हम एक बेसिक की तरह स्टडी करते हैं ताकि हम कॉम्प्लेक्स जेनेटिक को जान सके। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। बच्चे इनको मैथ्स का नॉलेज था बहुत ज्यादा, ये मैथ्स और कैलकुलेशंस को बहुत अच्छे से जानते थे, और उन कैलकुलेशंस को उन्होंने यूज किया बायोलॉजी के साथ, ठीक है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट के साथ। एक बहुत रूरल एरिया से रहने वाले थे, जहाँ पे इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट पे, यानी कि फार्मिंग के केस में और एनिमल हस्बेंड्री में काम किया है, ठीक है, बहुत काम किया है। और उन्होंने उन्हीं चीजों पे अप्लाई किया है मैथ्स के कंसेप्ट, मैथमेटिकल कंसेप्ट, और उसके बाद वो कुछ कंक्लूजन्स पे निकले जो कि बहुत अमेजिंग थे। और वो कंक्लूजन जो उन्होंने देखे उसके बेसिस पे उन्होंने थ्योरीज दी डाली जो बायोलॉजी में बहुत हेल्पफुल है, बायोलॉजिकल स्टडी में बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स एंड ही अप्लाइड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और इंटरप्रिटेशंस to study variations. तो वेरिएशंस को स्टडी करने के लिए उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का हेल्प लिया था। तो बच्चे इस
पे मेंडल ने बहुत ज्यादा काम किया और इनके काम को रिकॉग्नाइज इनके लाइफ टाइम में नहीं किया गया, क्योंकि वो ऐसे एरा में रहते थे जहां पे इन चीजों के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं था। तो उनका काम माना जाता है कि वो उन्होंने काम जो है वो समय से पहले कर दिया, टाइम से पहले कर दिया, जिसे रिकॉग्निशन नहीं दिया गया। लेकिन इनके मरने के बाद, इनकी डेथ के बाद जो है नियरली 16 साल के बाद कुछ साइंटिस्ट ने इनके काम को फर्दर आगे बढ़ाया, उस पर फर्दर और रिसर्च किया, काम किया, जिसकी वजह से इनके काम को रिकॉग्नाइज किया गया और फर्दर फॉरवर्ड किया गया। तो 16 साल के बाद, बताए इनकी डेथ के 16 साल के बाद इनके काम को रिकॉग्निशन मिला, यानी कि इनके जितने भी कैलकुलेशन, जितने भी लॉस थे वो सारे फर्दर कंसीडर किए गए। तो इन्होंने जब काम करना शुरू किया, इन्होंने बहुत स्मार्टली इन्होंने अपने लिए एक मतलब एक रिसर्च प्रोजेक्ट डिजाइन किया। कभी भी रिसर्च किया जाता है तो सबसे पहले एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया जाता है, किस चीज पे काम किया जाएगा, कितनी देर में और किस तरीके से किया जाएगा। तो इन्होंने भी अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए एक ऐसे प्लांट को यूज किया जिसमें इस रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए बहुत एफिशिएंट फीचर्स थे। ठीक है, सो फॉर हिज वर्क ही selected pea plant, garden pea plant, यानी कि पाइसम सेटिवम फॉर हिज वर्क। तो अपने वर्क के लिए से पाइसम सेटिवम को सेलेक्ट किया। वो पाइसम सेटिवम जिसमें आपको नॉर्मली क्रोमोसोमल सेट यानी कि डिप्लॉयड कंडीशन में नियरली 14 क्रोमोसोम्स मिल जाएंगे, यानी कि 7 डिफरेंट क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये गार्डन पी और पाइसम सेटिवम को सेलेक्ट करने के रीजंस क्या क्या ऐसे फीचर्स थे जिसकी वजह से उन्होंने इस प्लांट को सेलेक्ट किया और फर्दर उस पर काम किया। तो रीजंस टू सेलेक्ट पाइसम सेटिवम यानी कि गार्डन पी एज अ रिसर्च प्लांट। सबसे पहला रीजन ये था कि इसमें जो कैरेक्टर्स थे वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे और इजी ऑब्जर्वेबल थे। तो इजी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, कुछ भी कैरेक्टर्स हिडन और नॉन डिफरेंशिएटिंग नहीं थे, हम कैरेक्टर्स को इजीली ऑब्जर्व कर सकते थे, कॉन्स्पिशियस कैरेक्टर्स नहीं थे। ठीक है, प्लांट, स्टेम, सब कुछ इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता था और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वर देयर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बहुत ऑप्टिमली देखने को मिलते थे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यानी कि ऐसे कैरेक्टर्स जो कि इजीली डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं, जैसे प्लांट का फ्लावर का कलर रेड हो सकता है और व्हाइट हो सकता है, रेड और व्हाइट बिल्कुल डिफरेंट कलर एक ही प्लांट में होना। ठीक है, ऐसा नहीं एक रेड है और एक स्लाइटली लाइट रेड है और पिंक है, ऐसा कुछ भी नहीं था, रेड और व्हाइट इस तरीके से होना। एक के केस में प्लांट बिल्कुल टॉल होना, दूसरे केस में ड्रॉप होना। बिल्कुल इसके केस में क्या था, फ्लावर जो है वो पर्पल और व्हाइट देखने को मिले। जो पी पॉड्स पॉड्स होते हैं या तो फुल मिले बिल्कुल इवन स्मूथ या फिर इन कंस्ट्रिक्टेड मिले। ठीक है, सीड का कलर या तो येलो होता था या तो ग्रीन होता था, मतलब बिल्कुल डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर्स। तो इस तरह के कैरेक्टर्स जो है वो जेनेटिक्स को स्टडी करने में उन्हें हेल्प कर पा रहे थे। जो वो रिसर्च करना चाहते थे उसके लिए उन्हें डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर्स इस प्लांट में मिल गए। थर्ड फैक्टर ये कि इनका लाइफ स्पैन जो था वो शॉर्ट था, जिसकी वजह से नेक्स्ट प्रोजेनी जो है वो जल्दी मिल रही थी। तो सोचो एक ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करने में 10 साल लगाएगा, अपने मतलब एडोलेसेंस एज तक पहुंचेगा, फिर फर्दर रिप्रोडक्टिव यानी कि एडल्ट स्टेज में पहुंचेगा और उसके बाद वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, यानी कि 10 साल सिर्फ एक प्रोजेनी, एक जनरेशन। ठीक है, तो उसके केस में हमें उस पर काम करने में दिक्कत हो जाएगी। तो हम 10 साल वेट नहीं कर सकते कि हाँ नेक्स्ट फीचर जो है हम 10 साल बाद ऑब्जर्व करेंगे, उसका नेक्स्ट फीचर और 10 साल बाद।
इनके केस में लाइफ स्पैन इतना शॉर्ट था कि हमें एक ही सीजन में मल्टीपल प्रोजेनिस मिल जाती थी, जिसकी वजह से हम एक ही सीजन में मल्टीपल ट्रांसमिशन चेक कर सकते थे। तो मल्टीपल ट्रांसमिशन एक ही सीजन में चेक की जा सकती थी, जिसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन रहा पी प्लांट को सिलेक्ट करने का, क्योंकि उनके पास जितना ज्यादा डाटा होगा उतना ज्यादा वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और कंक्लूजन निकाल पाएंगे। और फर्दर these plants are bisexual plants। bisexual plants यानी कि मेल और फीमेल पार्ट जो है, मेल और फीमेल पार्ट जो है वो एक ही फ्लावर में मिलेगा। तो इस वजह से सेल्फ पॉलिनेशन भी करवाया जा सकता था, यानी कि सेम तरह के क्रोमोसोम्स जो है उनका मिक्सिंग, और जरूरत पड़ने पर मेल पार्ट को रिमूव करने के बाद, मेल पार्ट को रिमूव करने के बाद क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाया जा सकता था। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल प्लांट के केस में दिक्कत हो जाती है, लेकिन बायसेक्सुअल प्लांट के केस में हमें सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों के बेनिफिट मिल सकते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी डन। ठीक है, तो इस तरीके से इन पर्टिकुलर रीजंस की वजह से पी प्लांट को सेलेक्ट किया मेंडल ने एज देयर रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, रिसर्च। ठीक है, तो that 7 characters which are selected by Mendel are 7 contrasting characters। तो हमें वही कैरेक्टर्स सेलेक्ट किए मेंडल ने जिसमें कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स उन्हें देखने को मिले। तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, तो वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो थे उसमें हमें प्रॉपर डिफरेंशिएटिंग फीचर दिखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी हाइट की। तो प्लांट हाइट इज द फर्स्ट फीचर। तो पहला फीचर, एक तो प्लांट था जो कि स्ट्रिक्टली टॉल था, तो स्मॉल टी से इस फीचर को रिप्रेजेंट कर रही हूं, क्योंकि जब आप बेसिक क्लासेस में स्टडी करते हो आपको पता है जीन्स जो है उसमें 2 सब यूनिट्स होते हैं, और वो 2 सब यूनिट्स को, डिफरेंट सब यूनिट्स को अलील्स कहा जाता है। ठीक है, अलील्स कहा जाता है, और अलील्स को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इनको मैं एक अल्फाबेटिकल डिनोशंस दे रही हूं। तो टॉल को कैपिटल टी और ड्वार्फ को सिंबलाइज किया जाता है स्मॉल टी से। तो कैपिटल टी फॉर टॉल पी प्लांट एंड स्मॉल टी फॉर ड्वार्फ पी प्लांट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फीचर है हमारे पास सीड का शेप एंड सीड का कलर। सीड का शेप एंड सीड का कलर। ठीक है, तो शेप जो है या तो बिल्कुल राउंड होगा, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रही हूं, और ये हम कैपिटल और स्मॉल किसी पर्टिकुलर फीचर को ही देंगे, इसमें चेंज नहीं करेंगे आप। और एक कैपिटल या स्मॉल किस बेसिस पे दिया जाता है वो मैं आगे कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगी आपको। और रिंकल्ड, आप जब भी पी प्लांट को देखते हो, पी से सीड निकालते हो, कुछ के केस में बिल्कुल राउंड सीड्स होते हैं, कुछ के केस में ऐसा लगता है कि बिल्कुल ड्राई हो गया, डिहाइड्रेट हो गया। वो एक्चुअली डिहाइड्रेट नहीं होते, वो जस्ट रिंकल्ड होते हैं, जो कि उनका जेनेटिक मेकअप डिटरमाइन करता है। कलर या तो ग्रीन होगा या तो येलो होगा। येलो के लिए कैपिटल वाई एंड ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास सीड का फीचर। अब नेक्स्ट फीचर हम लेंगे वो है पॉड का कलर और पॉड का शेप। ठीक है, पॉड यानी कि वो स्ट्रक्चर जो कि पी सीड्स को कवर करके रखता है। ठीक है, तो पॉड्स, उसका शेप और उसका कलर। शेप या तो फुल होगा
जिसे इन्फ्लेटेड भी कहते हैं, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे इसे, बिल्कुल इस तरीके से शेप होता है बेटा। ये सिंपल सा शेप, ठीक है। और दूसरा होता है कॉन्स्ट्रक्टेड। कॉन्स्ट्रक्टेड स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, बिल्कुल इस तरीके से अरेंजमेंट दिखेगा उसमें। तो इस तरीके से पॉड विजिबल होता है, ये पूरा फुल और ये इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है, फुल इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। और कलर के केस में या तो ग्रीन कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाएगा और येलो स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 5 फीचर, तो टोटल 7 फीचर है। तो नेक्स्ट फीचर जो लिया जाता है वो फ्लावर अरेंजमेंट को देखते हुए, पहले तो फ्लावर का कलर और फ्लावर की पोजीशन, ठीक है। तो फ्लावर जो है वो या तो पर्पल हो सकता है या तो व्हाइट हो सकता है, ठीक है। तो व्हाइट या पर्पल, तो व्हाइट के लिए कैपिटल डब्ल्यू एंड पर्पल के लिए स्मॉल वन। और पोजीशन एक्सियल यानी कि साइड्स पे, ठीक है, कैपिटल ए, और टर्मिनल स्मॉल, ठीक है। तो ये है हमारे पास टर्मिनल यानी कि उसके बिल्कुल टिप पे, शू टिप पे, ठीक है। जैसे हमने एक्सियल की बात की ये साइड्स पे, और टर्मिनल जो है उसके केस में ऊपर, ठीक है। तो ये है हमारे पास वो 7 फीचर्स जिन्हें कंसीडर किया गया था। पहला फीचर है प्लांट हाइट, जो टॉल या ड्वार्फ हो सकती है। दूसरा है सीड शेप, जो राउंड और रिंकल्ड हो सकता है। तीसरा फीचर सीड कलर, विच कैन बी येलो और ग्रीन। पॉड शेप, फुल जिसे इन्फ्लेटेड कहते हैं, और कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड कलर कैन बी ग्रीन और येलो। फ्लावर कलर व्हाइट और पर्पल। फ्लावर पोजिशन कैन बी एक्सियल और टर्मिनल, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 फीचर्स थे जिसपे मेंडल ने काम किया और फर्दर कंट्रीब्यूट किया अपने वर्क को, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स जो है वो एफिशिएंटली आपको याद रखने हैं, क्योंकि जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे तो प्रोसेस में आप फर्दर जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो पढ़ोगे और किस तरीके से वो प्रोसेस किए गए थे, क्या क्या स्टेप्स थे, और उनको अंडरस्टैंड करने के बाद इस सबके प्रोसेस आप एफिशिएंटली खुद निकाल सकते हो, ठीक है।